बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग एकेडमी। आज का वीडियो लेक्चर स्वाच सीरीज से है, जिसमें हम अपने नर्सिंग प्रोसेस का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट टू पार्ट्स में हमने असेसमेंट एंड डायग्नोसिस कंपोनेंट को जो है ना वो कंप्लीट किया था। आज के पार्ट में हम प्लानिंग यानी कि थर्ड फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस पढ़ेंगे। स्वात रीजन के ऑथेंटिक स्लाइड्स को यूज़ किया गया है ताकि वहाँ के स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम है, बार बार जो है वो डिमांड्स हो रही हैं कि स्वात रीजन स्लाइड्स को यूज़ किया जाए, तो मैंने इसलिए उनके लिए स्पेसिफिक सीरीज जो है वो स्टार्ट किया है। प्लानिंग हमारे पास नर्सिंग प्रोसेस का एक थर्ड फेज है, यानी कि अब असेसमेंट में क्या हुआ, इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। डायग्नोसिस में क्या हुआ, हमने उसके ऊपर जजमेंट दे दी, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हो गई, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स लिख लिए, डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट लिख लिए। तो ये अब क्या हो गई, अब हम उनके लिए कुछ गोल सेट करेंगे। प्लानिंग फेज तक जो है ना वो हम कोई एक्शंस जो है वो परफॉर्म नहीं करते। असेसमेंट में भी हम जस्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। डायग्नोसिस में हम उसी असेसमेंट को यूज करते हुए उसके ऊपर डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट लिख लेते हैं। प्लानिंग एक ऐसा फेज होता है जिसमें हम क्या करेंगे, अभी हम गोल सेट करेंगे। और वो जो गोल्स होंगे उनका क्या मकसद होगा कि वो जो हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हुई है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, या वो जो हमें नीड पता चली है तो वो नीड फुलफिल हो सके। इसमें हम कुछ नर्सिंग स्ट्रेटजीज को यूज करते हैं। वो बेसिकली कैसे होती है, उन्हीं हेल्थ प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करना, कम करना यानी कि रिड्यूस करना, या उन जो हेल्दी हैबिट्स है उनको एलिवेट करना यानी कि उनको बढ़ाना, उनको प्रमोट करना, और उन रिस्क फैक्टर्स को और उन कॉजेस को जो है ना वो रिड्यूस करना जो कि क्लाइंट के हेल्थ प्रॉब्लम को जो है ना वो मजीद जो है वो वर्स्ट कंडीशन की तरफ लेकर जाती हैं। तो ये तमाम प्रोसेस जो है, यानी कि जिसमें हम गोल सेट करना, या गोल्स का मकसद क्या होता है कि जो हमारा मकसद है वो पूरा हो जाए, तो फिर वो प्लानिंग स्टेज होती है। ये एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें हम वो गोल्स जो है वो बनाएंगे, और वो नर्सिंग इंटरवेंशंस जो है वो हम डिसाइड करेंगे, जो कि जो जो भी हमें क्लाइंट की हेल्थ प्रॉब्लम्स पता चली है उसको या तो प्रिवेंट करना है, या रिड्यूस करना है, और या ख़त्म करना है, या जो हमें नीड पता चली है उसको जो है वो हमने फुलफिल करना है। प्लानिंग जो है उसमें हम डिसीजन लेते हैं। डिसीजन किस बारे में होता है कि इसको मैंने, इनके लिए मैंने क्या गोल सेट करना है, इनको मैंने क्या नर्सिंग इंटरवेंशंस जो है वो मैंने देना है, और ये जो प्रॉब्लम पता चली है इसको मैंने सॉल्व कैसे करना है। तो ये बेसिकली तमाम प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग की तरफ जाने से पहले हम पहले टाइप्स पढ़ते हैं कि प्लानिंग क्या है, यानी कि इनकी टाइप्स में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। वो प्लानिंग जो कि हम बिल्कुल, जो हमारे पास इनिशियल असेसमेंट डेटा होता है जब हम उसके बेस पर करते हैं, यानी कि उससे पहले हमारे पेशेंट के साथ हमारा कोई इंटरेक्शन नहीं आया। एडमिशन के बाद जो है जब हम डिटेल नर्सिंग असेसमेंट डेटा जब हम उससे लेते हैं, तो वही हमारे पास पेशेंट का फर्स्ट इंटरेक्शन होता है हमारे पास। और वो जो हमने डिटेल असेसमेंट किया है उसी के बेस पर हमने डायग्नोसिस भी करने हैं, और उसी के बेस पर हम उनके लिए प्लानिंग भी करेंगे। तो वो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होगा, यानी कि एक लॉन्ग टर्म भी होगा और एक डिटेल प्लान होगा, क्योंकि हमने डिटेल डेटा लिया है। तो ये होगी इनिशियल प्लानिंग। ऑन गोइंग प्लानिंग जो है ये इनिशियल प्लानिंग के दरमियान में ही होती है, यानी कि ये कंटिन्यूस प्लानिंग है। आप जो है ना आपने वो पहला वाला डेटा आपने ले लिया, आपने उसके लिए इनिशियल प्लानिंग्स कर ली। अगर कोई पेशेंट 2 दिन के लिए है तो अब 2 दिन तक उसको जो है ना क्या क्या ट्रीटमेंट मिलेगा, और क्या क्या नर्सिंग इंटरवेंशंस उनके लिए होंगी, तो वो इनिशियल प्लानिंग में शामिल है। ऑन गोइंग प्लानिंग किस तरीके से होंगी कि अब साथ साथ आप उसको जो है ना वो असेस कर रहे हो अपने क्लाइंट को, और अगर आपको उस बीच में कोई न्यू इंफॉर्मेशन मिलती है और उस न्यू इंफॉर्मेशन के बेस पर जो है वो आप दोबारा से मतलब आप वो स्पेसिफिक जो आपको न्यू प्रॉब्लम पता चली है, न्यू इंफॉर्मेशन पता चली है, तो अब क्या होगा कि अब आप उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए, न्यू इंफॉर्मेशन के लिए आप दूसरी प्लानिंग बनाओगे, तो वो होगी ऑन गोइंग प्लानिंग। ऑन गोइंग प्लानिंग शिफ्ट्स के दरमियान में भी चेंज होती है, यानी कि अगर मॉर्निंग शिफ्ट पे एक नर्स की ड्यूटी थी
थी एक वार्ड में। तो उसने अपने पेशेंट को एसेस किया तो उसको पता चला कि उसको जो है ना वो फीवर है। तो वो फीवर के लिए जो है एक जो है ना नर्सिंग केयर प्लान बनाएगी, नर्सिंग प्रोसेस को जो है वो यूज करेगी। अब जो इवनिंग शिफ्ट के लिए आएगा तो जो भी दूसरा नर्स उसकी ड्यूटी होगी, तो जब वो देखेगा तो वो ऑनगोइंग प्लानिंग तो हो चुकी होगी। तो जब वो दोबारा से देखेगा तो उसको फिर न्यू इन्फॉर्मेशन पता चल चल जाएगी कि उस पेशेंट को डायरिया है। तो वो उसके लिए दोबारा से न्यू इन्फॉर्मेशन के बेस पर नर्सिंग केयर प्लान बनाएगी। तो ये बेसिकली क्या होता है, शिफ्ट के बेस पर जो है ये ऑनगोइंग प्लानिंग होती रहती है। डिस्चार्ज प्लानिंग वो प्लानिंग होती है, यानी कि पेशेंट का जो है वो एक जो एक टाइम के लिए, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव केयर वो ले रहा था। तो अब क्या होगी, अब वो पेशेंट उस जगह से जा रहा है, देन आपने डिस्चार्ज के बाद उसको कुछ जो है ना वो प्लानिंग लिख कर देनी होती है। ये प्लानिंग अक्सर बैलेंस डाइट के लिए होती है या एक्सरसाइज के लिए होती है। तो ये डिफरेंट चीजें हैं। तो ये क्या होती है हमारे पास डिस्चार्ज के बाद, ये एक अहम किरदार अदा करती है फ्यूचर के लिए, क्योंकि नर्सिंग केयर प्लान जो है वो अगर हम अपने जब वहां पर हम मौजूद होते हैं देन तो हम अपने पेशेंट का ख्याल रखते हैं। लेकिन ये डिस्चार्ज प्लानिंग इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि इसमें पेशेंट हमसे चला जाता है, यानी कि वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो वो फिर उसको आपने इतना जो है वो कौंसल करना है कि वो अपने डिस्चार्ज प्लानिंग में जो आपने उसको जो है ना वो उसको जो लिख कर दिया है, आपने जो उसको प्रिस्क्राइब किया है या जो आपने उसको इंफॉर्मेशन दिया है, उसको जो गाइडलाइंस दिया है, वो तमाम चीज़ें जो है वो उनको फॉलो कर सके। अब आते हैं हम अपने प्लानिंग प्रोसेस के तरफ, यानी कि हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं कि हम जो है ना इसमें गोल सेट करेंगे। लेकिन जैसे कि असेसमेंट के भी अपनी टेक्निक्स थे, डायग्नोसिस स्टेटमेंट्स लिखने के भी अपने टेक्निक्स थे, इसी तरह प्लानिंग के भी अपने प्रोसेस हैं, जिसका फर्स्ट कंपोनेंट है प्रायोरिटी सेट करना। यानी कि अभी आपके पास जो है बहुत ज़्यादा नर्सिंग डायग्नोसिस जो है वो आ गई हैं, लेकिन अब उस नर्सिंग डायग्नोसिस में कौन सी डायग्नोसिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, देन आपने उसको प्रायोरिटाइज करना है। और इस पॉइंट पर नर्सिस जो है वो मेजोलो हायरार्की ऑफ नीड्स को यूज़ करती है। ये हमारे पास क्या था, मेजोलो हायरार्की, इन्होंने हमें नीड्स बेस पर एक जो है ट्रायंगुलर पिरामिड दिया था। और इन्होंने जो है 5 स्टेप्स हमें बताए थे कि एक इंसान की ज़िंदगी के 5 बेसिक नीड्स होते हैं, जिसमें सबसे पहली नीड में जो है वो अपने फिजियोलॉजिकल नीड्स को कंप्लीट करता है। फिजियोलॉजिकल नीड्स आपको स्क्रीन पर हायरार्की नजर आ रही है। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स में जितने भी रेड पोर्शन में आपको, यानी कि ब्रीथिंग है, फूड है, वाटर है, सेक्स है, स्लीप है, तो ये तमाम चीजें फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इन सब को कंप्लीट कर लेता है देन वो अपने सेकंड नीड की तरफ जाता है। फर्स्ट बेसिक नीड्स है वो उसने कंप्लीट अगर कर ली है, देन वो सेकंड नीड पे जाता है, सेफ्टी। बॉडी की सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट की, रिसोर्सेज की, मोरालिटी की, तमाम चीज़ें जो है सेफ्टी में आ जाती हैं। देन जब वो ये प्रोसेस, ये स्टेप भी कंप्लीट करता है, देन वो रिलेशंस की तरफ जाता है, फ्रेंडशिप की तरफ, फैमिली की तरफ, सेक्सुअल इंटीमेसी की तरफ। तो ये उसके जो है थर्ड नीड्स होती है। तो फिर जब ये भी पूरी हो जाती है देन वो स्टीम की तरफ जाता है। सेल्फ स्टीम बेसिकली अपने आइडियल सेल्फ की तरफ जाना, यानी कि आपने जो अपने बारे में सोचा है, जैसे कि आप एक नर्सिंग ग्रेजुएट बनने वाले हैं इंशाल्लाह। तो अब क्या होगा कि अब आपका जो आइडियल सेल्फ है वो एक नर्सिंग ग्रेजुएट है, और आप अभी जो है वो आपका रियल सेल्फ है, यानी कि अभी आप स्टूडेंट है। तो ये बेसिकली जब आप जो आपका आइडियल सेल्फ है जब आप उसकी तरफ बढ़ते हो, जैसे कि आपका एक सेमेस्टर खत्म होता है, दूसरा खत्म होता है, तो जैसे जैसे आपका बढ़ते हो तो आपका सेल्फ स्टीम और बिल्डअप होता है। लेकिन अगर इस बीच में आप कहीं रुक जाओ या आपसे तालीम छूट जाए, या जो भी आपने अपना आइडियल सेल्फ सोचा हुआ था कि आप जो है पायलट बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, नर्स बनेंगे, जो है इंजीनियर बनेंगे, तो ये तमाम चीज़ें क्या होती है कि अगर आप इनसे हट जाएं तो फिर आपका स्टीम जो है वो लो हो जाता है। इसके अलावा जब आप दूसरों को इज्जत देते हैं और दूसरे आपको इज्जत देते हैं, या आप कामयाबी की तरफ जाते हैं, तो ये तमाम चीज़ें स्टीम होती हैं। तो जब आप ये नीड्स भी कंप्लीट हो जाएं तो फिर वो पर्सन जो है वो फिफ्थ लेवल तक जाता है।
بہت کم ایسے لوگ ہیں جو کہ 5th لیول تک پہنچ پاتے ہیں، کیونکہ جو باقی کے 4 نیڈز ہیں تو وہ پرسن جو ہے وہ ساری زندگی انہی کو کمپلیٹ کرتے کرتے جو ہے وہ کبھی 5th لیول تک جو ہے وہ بہت کم لوگ پہنچتے ہیں، جس میں ان کے اخلاقیات بہت اعلیٰ ہو جاتے ہیں، ان کے تھاٹس میں بہت زیادہ کریٹیوٹی آ جاتی ہے، پرابلم سالونگ ان کی بہت زیادہ بیسٹ ہوتی ہے، وہ فیکٹس کو، جتنے بھی اس دنیا کے فیکٹس ہے، جتنی بھی یونیورسل فیکٹس ہے اپنے بارے میں، جیسے کہ زندگی کے بارے میں، موت کے بارے میں، تو یہ تمام چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ وہ ایک اخلاقیات کے بالکل اعلیٰ سٹیج تک پہنچ جاتا ہے، یعنی کہ سیلف ایکچولائزیشن کی طرف۔ تو واپس آتے ہیں ٹاپک پہ، ہمارے پاس جو پرائیورٹیز نرسز سیٹ کرتی ہے وہ میزلو ہیرارکی آف نیڈس کے بیس پر کرتی ہے، جیسے کہ اب ایک پیشنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس آیا ہے اور اب اس کا ایئر وے کمپرومائزڈ ہے، اس کی جو ہے وہ سانس کی نالی جو ہے وہ بند ہو گئی ہے، تو اب اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کو ڈائریا بھی ہے اور اس کو جو ہے نا وہ ایبڈومینل پین بھی ہے، لیکن اب پرائیورٹیز، اب ڈائگنوزس تو سب کے لیے ہو گئی، ایبڈومینل پین کے لیے بھی، ڈائریا کے لیے بھی، اور ایئر وے کمپرومائز کے لیے بھی، لیکن ابھی پرائیورٹیز آپ کس طریقے سے سیٹ کرو گے؟ آپ ہیرارکی کو یوز کرتے ہوئے، ہیرارکی میں سب سے پہلے آتا ہے فیزیولوجیکل نیڈس، تو آپ اس کے فیزیولوجیکل نیڈس کو پہلے کمپلیٹ کرو گے، اس کے بعد آپ پھر ڈائریا یا ایبڈومینل پین کی طرف جو ہے وہ جاؤ گے۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہے کہ یہ پرائیورٹیز سیٹ کرنا ہے۔ سیکنڈ سٹیپ میں کیا ہوگی؟ اب پرائیورٹیز تو سیٹ ہو گئی کہ اینڈ اسی طرح جو ہے وہ آپ پرائیورٹیز کو سیٹ کر لیتے ہو۔ ابھی آپ کو جو ہے پرائیورٹیز بھی مل گئی، پرابلمز جو ہے ان کی آپ نے جو ہے اسمبلنگ کر لی، اس کو لائن کر لیا، اب آپ اس کے لیے جو ہے گول سیٹ کریں گی۔ وہ گولز کیا ہوتے ہیں؟ شارٹ ٹرم گول بھی ہوتے ہیں اور لانگ ٹرم گول بھی ہوتے ہیں، اور یہ جو گولز ہوتے ہیں ان کے لیے ہم اسپیسیفک جو ہے ایبریویشنز یوز کرتے ہیں، جو کہ ہے سمارٹ، یعنی کہ کیا ہوگی ہمارے پاس؟ یعنی کہ وہ جو گولز ہوں گی یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اسپیسیفک بھی ہوں گی، میئریبل بھی ہوں گی، اچیویبل بھی ہوں گی، ریلیونٹ بھی ہوں گی، اینڈ ٹائم باؤنڈنگ بھی ہوں گی۔ یہ جو ہے یہ اسمارٹ جو ایبریویشن ہے ان کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اپنے لانگ ٹرم اینڈ شارٹ ٹرم گول جو ہے نا وہ سلیکٹ کرتے ہو۔ اس کے جو ہے وہ ہم آبجیکٹیوز کے لیے بھی یوز کرتے ہیں، اور اسی ایبریویشن کو جو ہے وہ ہم گول سیٹنگ میں بھی جو ہے وہ یوز کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسے بیہیویئرز ہوں گے، یہ ایک ایسے رسپانسز ہوں گے جو کہ ہمارے پاس اس میں ایک تو یہ فنکشن ہوگا کہ اس میں ہم اپنے کلائنٹ کو انڈیپینڈنسی پرووائڈ کرتے ہیں اور اس کو ویلنس پرووائڈ کرتے ہیں ہائیسٹ لیول کی۔ اب کیسے ہوگی یہ کہ اب ایک پیشنٹ ہے، ابھی وہ بالکل ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ایک جو ہے کلائنٹ ہے ہمارا، وہ بالکل ٹھیک ہے، ہیلدی ہے، لیکن اگر اس کو کوئی ڈیزیز ہو جاتی ہے تو وہ ڈیپینڈ ہو جاتا ہے، اپنے ڈیلی ایکٹیویٹیز صحیح نہیں کر پاتا، اس کو چاہے جو بھی ڈیزیز ہے، اگر اس کو کوئی سائیکولوجیکل پرابلم بھی ہے تب بھی وہ اس کی جو نارمل لائف ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ تو بیسیکلی جب ہم یہ گول سیٹ کرتے ہیں تو ہمیں اپنے ذہن میں یہ رکھنا ہوگا کہ جو اس کو ہم یہ گول سیٹ کے ذریعے جو اس کو ہم انٹرونشنز پرووائڈ کر رہے ہیں تو یہ بیسیکلی اس کو دوبارہ سے وہ انڈیپینڈنسی دینے کے لیے اور اس کو ویلنس کی طرف لے کر جانے کے لیے ہم یہ گول سیٹ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک ہوتے ہیں شارٹ ٹرم اور ایک ہوتے ہیں لانگ ٹرم۔ شارٹ ٹرم گولز جو ہیں یہ جب ہم لیس دین اے ویک کے لیے کرتے ہیں، اینڈ لانگ ٹرم گول جب ہم یہ مور دین اے ویک، یعنی کہ یہ 6 ویکس تک بھی جو ہے وہ جا سکتی ہیں، 4 ویکس تک جا سکتی ہیں، یعنی کہ 1 ویک سے زیادہ جتنا بھی گولز ہم سیٹ کریں گے وہ لانگ ٹرم گولز ہوگا۔ شارٹ ٹرم گولز میں مطلب کہ اگر کسی کو جو ہے وہ اگر کوئی فریکچر آ گیا ہے تو پھر ہم اس کو کلائنٹ کو کہتے ہیں کہ یہ 5 دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا یا 4 دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا۔ لانگ ٹرم گول میں اگر اس کی کوئی سرجری ہوئی ہے یا کوئی اس کو ٹراما ہوا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ 1 ہفتے میں اس کی ریکوری پاسبل نہیں ہوتی، دین ہم ان کو کہتے ہیں کہ یا یہ 2 ویکس میں جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، یا 3 ویکس میں، یا 6 ویکس میں، 9 ویکس میں۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ لانگ ٹرم گولز میں شامل ہوتی ہیں۔
अब हमारे पास थर्ड कंपोनेंट है प्लानिंग प्रोसेस का, वो है इंटरवेंशंस। यानी कि प्रायोरिटाइजेशन भी हो गई, गोल्स भी सेट हो गए, अभी हम वो ट्रीटमेंट यानी कि वो इंटरवेंशंस प्रोवाइड करेंगे। नर्सिंग इंटरवेंशंस हर वो एक्शन जो कि नर्स जो है वो अपने क्लाइंट के लिए, क्लाइंट की रिकवरी के लिए, क्लाइंट के केयर के लिए जो है वो करती है, परफॉर्म करती है, तो वो नर्सिंग इंटरवेंशंस होते हैं। ये हमारे पास वो एक्शंस हैं जो कि वो गोल सेट हुए हैं, ये उसको अचीव करने के लिए जो है नर्स परफॉर्म करेगा। अगर हम बात करें आइडेंटिफिकेशन एंड अलार्मिंग की, अब ये पर्पसेस हैं हमारे पास। आउटकम बेसिकली हमारे पास वो जो गोल्स हम ने सेट किया है और जो इंटरवेंशंस हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो जो है उसका जो रिजल्ट होगा वो हमारे पास जो है वो आउटकम होगा उसका। तो अब ये जो आउटकम है यानी कि ये जो हमारे नर्सिंग इंटरवेंशंस का रिजल्ट है, तो ये दो तरीकों से है, या ये आइडेंटिफिकेशन है और या ये अलार्मिंग है। आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि आउटकम आइडेंटिफिकेशन यानी कि इसमें जो गोल्स हमने सेट किया है, यानी कि जो नर्सिंग इंटरवेंशंस जो है वो हमने प्रोवाइड किया है, वो नर्सिंग डायग्नोसिस के बेस पर किया है। और अलार्मिंग ये होती है कि ये जो है इसकी डायग्नोसिस नहीं थी, लेकिन ये फिजियोलॉजिकली उसकी बॉडी के अंदर चेंजेस हुए हैं, या उसको उसके जो है प्रॉब्लम का रिस्क था, तो तब तभी जो है वो हमने उसको अलार्मिंग आउटकम जो है, मतलब उसके लिए हमने ऐसे इंटरवेंशंस किए हैं जिनका रिजल्ट उसका आउटकम अलार्मिंग होगा। आइडेंटिफिकेशन में हमें बाकायदा तौर पर पहले से हमें पता होगा कि ये डायग्नोसिस है, ये प्रॉब्लम है, और इसको जो है ना वो मैंने नर्सिंग इंटरवेंशंस के थ्रू, गोल्स जो मैंने सेट किया है प्लानिंग के थ्रू, उसको मैं परफॉर्म करूंगी और उसका आउटकम आइडेंटिफिकेशन होगी। अलार्मिंग जो है इसका डायग्नोसिस होना ना होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर ये जो है, ये जो वो है, ये जो अलर्ट साइन है, ये जो सिग्नल है जो कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस को शो कर रहा है और जो रिस्क को शो कर रहा है, तो उसके लिए फिर हम उसी टाइम जो है नर्सिंग प्रोसेस को दोहरा लेते हैं और उसी टाइम इंटरवेंशंस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि हम इसमें स्किप भी कर लेते हैं। तो ये तमाम चीज़ें अलार्मिंग आइडेंटिफिकेशन में आती हैं, ये जो अलार्मिंग आउटकम में आती है। आउटकम आइडेंटिफिकेशन में जो है वो जो पेशेंट सेंटर गोल्स थे, उन्हीं को जो है वो हम अचीव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो आउटकम होता है, इसमें हम वार्निंग सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इसमें या तो एक्चुअल रिस्क होता है या पोटेंशियल रिस्क होता है, तो फिर हम उसके लिए वो सिग्नलिंग प्रोवाइड करते हैं। आउटकम आइडेंटिफिकेशन में जो है वो हमारे पास की फंक्शंस क्या होते हैं कि वो इंटरवेंशंस जो कि उसके डायग्नोसिस में शामिल हैं, और वो यानी कि वो जो डायग्नोसिस हमने किए हैं उसी के बेस पर जो हमने गोल सेट किए हैं, तो वही नर्सिंग इंटरवेंशंस जो है वो हम परफॉर्म करें ताकि उसकी जो है वो प्रॉब्लम दूर हो जाए। और आउटकम अलार्मिंग में क्या होती है कि इसमें हम पेशेंट की सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करते हैं, यानी कि अर्जेंट केयर इसमें हम प्रोवाइड करते हैं ताकि मजीद कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। जैसे कि अब अगर एक पेशेंट का जो है वो एकदम से पल्स रेट जो है वो उसका इम्पेयर हो जाए, पल्स या हाई हो जाए, यानी कि वो जो है अपने लेवल से ऊपर हो जाए या अपने लेवल से नीचे हो जाए, या ब्लड प्रेशर बढ़ जाए या ब्लड प्रेशर कम हो जाए, पेशेंट जो है वो हाइपरटेंशन के साइन शो करे या हाइपोटेंशन के साइन शो करे, तो ये बेसिकली उस टाइम जो हम नर्सिंग इंटरवेंशंस प्रोवाइड करते हैं, तो वो हमारे पास जो है फिर वो आउटकम अलार्मिंग होती है। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशंस की, तो उसकी तीन टाइप्स है जो कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में कहा था, यानी कि जो हमने मेडिकल डायग्नोसिस और जो नर्सिंग डायग्नोसिस है इसके बीच का जब हमने फ़र्क देखना था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे इंटरवेंशंस हैं जो कि नर्स जो है वो उसके लिए लाइसेंस्ड होती है, और कुछ ऐसे इंटरवेंशंस हैं, कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो कि नर्स जो है वो फिजिशियन के जो है प्रिस्क्रिप्शन
रिसेप्शन पे करती है। तो जो नर्स वो एक्टिविटीज़ जो कि नर्स उसके लिए लाइसेंस्ड होती है कि वो खुद से वो इनिशिएट कर सके, उसके नॉलेज के बेस पर, उसके स्किल्स के बेस पर, जो उसने अपने जो एजुकेशन के लेवल पर जो उसने सब कुछ सीखा है, तो वो बेसिकली वो इंटरवेंशंस जो है वो इंडिपेंडेंट इंटरवेंशंस कहलाते हैं। यानी कि इसमें नर्स को जो है वो किसी भी ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से वो काम कर सकती है। डिपेंडेंट इंटरवेंशंस ये वो एक्टिविटीज़ होती है जो कि वो किसी लाइसेंस्ड फिजिशियन के सुपरविजन में करेगी, वो खुद से इनिशिएट नहीं कर सकती। कोलैबोरेटिव इंटरवेंशंस में वो कोलैबोरेशन करेगी किसके साथ? अदर हेल्थ केयर मेंबर्स के साथ। उनकी कोलैबोरेशन और उनकी कोऑर्डिनेशन के साथ जो है वो इंटरवेंशन जो है वो परफॉर्म करेगी। यहाँ पर प्लानिंग खत्म होती है। फोर्थ स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस हमारे पास है इम्प्लीमेंटेशन। बेसिकली अभी तक जो है जो हम बातें कर रहे हैं, अभी तक वो बातें जस्ट हमारे लिखने तक महदूद है, जस्ट हमारे जो है रिटर्न तक महदूद है। इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली उन गोल्स को जो है ना इम्प्लीमेंट करना, उनको जो प्लानिंग हमने बनाई है उसी को अभी अमली शक्ल देना। इसमें वो तमाम स्पेसिफिक एक्शंस शामिल होंगे, वो तमाम इंटरवेंशंस शामिल होंगे जो कि हम गोल्स को अचीव करने के लिए जो है वो करेंगे। ये वही एक्टिविटीज होती है जो कि हम अपने प्लानिंग स्टेप में जो है वो डिसाइड करते हैं एंड देन उसको जो है वो अमली शक्ल दे देते हैं। और इसका जो रिजल्ट होता है वो हमारे पास उसका जो रिस्पांस होता है, क्योंकि रिस्पांस के बेस पर ही डायग्नोसिस हुआ है। तो अब जब उसके लिए गोल्स होगा और फिर वो जो हम एक्शंस परफॉर्म करेंगे, फिर हम जो है उसी का रिस्पांस दोबारा से चेक करेंगे, वो हम आगे बढ़ेंगे। सही है। तो फिर हमें पता चल जाएगा कि जो गोल्स अचीव हुआ है या नहीं हुआ। अभी इम्प्लीमेंटेशन का भी अपना प्रोसेस है, जिस तरह असेसमेंट का था, डायग्नोसिस का था, प्लानिंग का था, इसी तरह इम्प्लीमेंटेशन का भी अपना है प्रोसेस, जिसमें सबसे पहले में आता है हम अपने क्लाइंट को, कोई भी इंटरवेंशंस है, हम अपने क्लाइंट को रीअसेस करते हैं। चाहे आप सिंपल उसका वाइटल साइन ही क्यों ना चेक कर रहे हो, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है एक नर्स के लिए। ये हमारे चेकलिस्ट में भी लिखा होता है कि जब भी आप पेशेंट के लिए इंटरवेंशंस परफॉर्म करें, देन आपने अपने क्लाइंट को रीअसेस करना होता है। देन आपने ये देखना है कि ये जो एक्शन है, ये जो इंटरवेंशन है, ये मैं अकेले परफॉर्म कर सकती हूँ या मुझे किसी और की भी ज़रूरत है। जैसे कि कोई ओबीस पेशेंट है, उसके लिए आपने मतलब उसको आप अकेले नहीं उठा सकते, या वो यानी कि वो पर्सन जो कि हमारे पास बेड रिडन पेशेंट है और उसको साथ में एक्यूट पेन भी है उसको। तो अब क्या होगी कि आप जब उसको मूव कर रहे, एक बंदा जब उसको मूव कर रहा होता है तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, तो उसमें भी आपको असिस्टेंस की जो है वो ज़रूरत होती है, यानी कि किसी और के साथ की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा कि आपने रीअसेस कर लिया और आपने अपने साथ असिस्टेंट की अगर आपको ज़रूरत है तो ठीक है, नहीं है तो फिर भी ठीक है। देन आप अपने नर्सिंग इंटरवेंशंस को इम्प्लीमेंट करती है, और उनके इम्प्लीमेंटेशन का तरीका ये होता है कि आप पहले अपने क्लाइंट को ये बात एक्सप्लेन करती है कि मैं जो है जो ये है, मेरा नाम ये है और मैं ये इंटरवेंशंस या मैं ये काम परफॉर्म करने वाली हूँ। तो अगर आपको जो है ना मतलब कोई आपकी मतलब मुझे इजाज़त है या नहीं है, देन आपने उसका कंसर्न लेना है। अभी अगर फॉर एग्जांपल आप अगर किसी को आईवी मेडिकेशन दे रहे हो, तो आपने उसको पहले से बताना है कि आपको थोड़ा सा दर्द होगा, मैं आपके जो है वो वेन में इसको पास करूंगी। तो आपने वो तमाम चीज़ें जो है वो अपने पेशेंट को एक्सप्लेन करनी है। साथ साथ जो है बहुत सी एक्टिविटीज़ होती है जिनमें पेश क्लाइंट की प्राइवेसी का ख्याल रखना होता है। तो आपने जो है ना वो प्राइवेसी का भी ख्याल रखना है, चाहे वो दरवाज़ा बंद करना हो, कर्टन्स पुल हो, या अपने क्लाइंट को रैप यानी कि कवर रखना हो। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो आपके इम्प्लीमेंटिंग प्रोसेस में शामिल होती हैं। अभी फोर्थ स्टेप हमारे पास है कि अभी अगर कोई एक ऐसे ना डेलीगेटेड या जो है बहुत ज़्यादा सुपरवाइजिंग केयर चाहिए, जो कि वो नर्स जो है वो अकेले परफॉर्म भी नहीं कर सकती, और उसको जो है ना ज़रूरी है कि उसके लिए वो सुपरविजन भी प्रोवाइड करे। यानी कि अगर आप वहाँ पर एक सुपरवाइज़र है, बहुत से ऐसे नर्सिंग इंटरवेंशंस हैं जिनको आप बगैर किसी सुपरवाइज़र के आप उसको परफॉर्म नहीं कर सकते। या तो वो आप जो है ना साथ साथ आप अपने साथ किसी और को डॉक्यूमेंटेशन
پیشنٹ کے لیے بھی کھڑا کرو گے، کسی اور کو اسسٹنٹ کے طور پر بھی جو ہے وہ کھڑا کرو گے، تو اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں جس میں آپ کی سپروائزنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یا تو آپ کسی کو سپروائزنگ پرووائڈ کر رہی ہیں، اور یا کوئی آپ اگر آپ کے جو ہے نا، اگر آپ کے وارڈ میں جو آپ کام کر رہی ہے وہاں پر اگر کوئی سپروائزر ہے، دین آپ نے اس کو جو ہے نا اپنے ساتھ کھڑا کرنا ہے۔ اس میں باقاعدہ طور پر جو ہے ایک ریٹن فارم بھی ہوتا ہے، ایک کنسرن فارم بھی ہوتا ہے، اور رپورٹ وربلی بھی اس کو رپورٹ کیا جاتا ہے، چاہے وہ پیشنٹ کی فیملی سے ہو، پیشنٹ سے ہو، یا ادر کیئر گیور سے ہو۔ تو یہ تمام چیزیں یعنی کہ اس میں ہم نے ایک ایک چیز کو ڈاکومنٹ کرنا ہوتا ہے کہ ہم اس پیشنٹ کے ساتھ کی جو ہے وہ کیا کرنے والے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس امپلیمنٹیشن کا 4 سٹیپ بھی ہے، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ یہی سٹیپ ہے۔ دین ہمارے پاس آتا ہے وہ تمام چیزیں ہو گئی، اینڈ دین وہ کیا ہوگی، جتنے بھی آپ نے انٹرونشنز کیے ہیں، جتنے بھی آپ نے ایکشنز پرفارم کیے ہیں اپنے کلائنٹس کے گولز کو اچیو کرنے کے لیے، تو وہ اپنے جو ہے اپنے کلائنٹ کے جو پروگریس نوٹس ہوتے ہیں کلائنٹ کے ڈاکومنٹس میں، ان کے فائلز میں، دین آپ نے سب کچھ وہاں پر ڈاکومنٹ کرنا ہے۔ اب ہمارے پاس آتا ہے دی لاسٹ اسٹیپ آف نرسنگ پروسیس، جو کہ ہے ایوالویشن۔ یہ بیسیکلی ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے، کیونکہ ہم بار بار نرسنگ پروسیس کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیز بار بار ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ اس میں ہمارے پاس مین مقصد کیا ہے کہ جو ہم نے نرسنگ انٹرونشنز دیے ہیں، جو ہم نے نرسنگ انٹرونشنز پرفارم کیے ہیں، تو وہ ہمارے پاس اچیو ہوئے یا نہیں ہوئے، اور جب اچیو ہوئے لیکن وہ کتنی حد تک افیکٹو تھے۔ یعنی کہ ہم نے جو ہے جو پیشنٹ کی پرابلم کو ریزالو کرنا تھا، جو پیشنٹ کی نیڈ کو فلفل کرنا تھا، تو وہ ہمارے پاس ہوا یا نہیں ہوا۔ پرپزز آف ایوالویشن میں ہمارے پاس بہت سی چیزیں شامل ہوتی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ رسپانس کے بیس پر ہی ڈائگنوزز ہوا تھا، اور رسپانس کے بیس پر ہی ایوالویشن بھی ہوگی، لیکن ڈائگنوزز میں اس کا فرسٹ رسپانس تھا جو کہ ابھی اس کو ٹھیک کرنا تھا، ایوالویشن میں اس کا لاسٹ رسپانس تھا جو کہ اس کو انٹرونشنز کے بعد جو اس کا رسپانس ہے اس کو ہم ریکارڈ کرتے ہیں۔ اس میں ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس جو گولز ہیں وہ اچیو ہوئے یا نہیں ہوئے، یا اس میں کچھ رہ گئے، اور یا بالکل بھی پورے نہیں ہوئے۔ اس کے علاوہ جو ہم نے نرسنگ کیئر پلان دیا ہے ان کو نرسنگ پروسیس کو یوز کرتے ہوئے، تو وہ کتنا افیکٹو تھا، کیا وہ پیشنٹ کے پرابلمز کو ریزالو کر پایا، یا پیشنٹ کو صحیح طریقے سے کیئر ہم دے پائے۔ آپ جو ہے نا ایز اے نرس، ایز اے ہیلتھ کیئر پرووائڈر، آپ ہر ایک چیز کے لیے اکاؤنٹیبل ہوتی ہے، تو اسی لیے آپ ایویڈنس بیسڈ کیئر دیتی ہے۔ ایویڈنس بیسڈ کیئر یعنی کہ آپ کریٹیکل تھنکنگ سکلز کو یوز کرتی ہے، سپروائزنگ جو ہے آپ سپروائزر کے کہنے پر کرتی ہے، اور جو وہ نرسنگ کیئر پلان جو کہ آپ نے خود سے بنائے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی آپ جو ہے نا وہ ڈاکومنٹیشن میں ضرور کرتی ہے تاکہ آپ کے پاس پروف ہو۔ اگر ہم ایوالویشن کی ٹائپس کی بات کریں تو ایک ہے آن گوئنگ، یہ کنٹینیوز ہوتی ہے، بار بار مطلب یہ کیئر جب آپ دے بھی رہے ہوتے ہو تب بھی آپ بار بار اس کو کنٹینیو کر رہے ہوتے ہو۔ انٹرمیٹنٹ ایوالویشن کیا ہوتی ہے، یہ ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے ہوتی ہے، یعنی کہ اگر ایک وارڈ میں گئی اور میرے پیشنٹ کو ڈائریا تھا، میں نے اس کے لیے نرسنگ انٹرونشنز کیے، میں نے اس کے لیے نرسنگ پروسیس کیا، دین میں اپنے کیا کروں گی، میں یہ دیکھوں گی اگر میری مارننگ شفٹ ہے تو میں کہوں گی کہ ابھی تو میں نے اس کو 9 بجے تھے اور میں نے اس کے لیے انٹرونشنز کر لیے، اب میں جو ہے 1 بجے پھر اس کو دیکھوں گی کہ وہ جو میرا گول تھا وہ اچیو ہو گیا یا نہیں ہوا۔ تو یہ بیسیکلی انٹرمیٹنٹ ایوالویشن ہوتی ہے۔ اور ٹرمینل ایوالویشن کیا ہوتی ہے کہ جب آپ وہ کیئر ختم کرتے ہو، جب آپ نے وہ کمپریہنسو کیئر تھا، یا جو آپ نے جو بھی نرسنگ انٹرونشنز کیے تھے، جو بھی نرسنگ پروسیس بنایا تھا کسی پرابلم پہ، تو وہ کیئر کمپلیٹ ہوگی اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ کرتے ہو۔ تو ہم زیادہ تر جو ہم یوز کرتے ہیں وہ ہم آن گوئنگ جو کلینکل سائٹ پہ جو ہم ایوالویشن کرتے ہیں، وہ زیادہ تر جو ہے وہ آن گوئنگ ایوالویشن ہوتی ہے اور ٹرمینل ایوالویشن ہوتی ہے۔ اور انٹرمیٹنٹ بھی جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ انٹرمیٹنٹ ضروری نہیں ہے، لیکن جسٹ ایز کمپیئر ٹو آن گوئنگ اینڈ ٹرمینل ایوالویشن، ہم انٹرمیٹنٹ جو مطلب یہ دونوں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہم پرفارم کرتے ہیں۔
अभी इवॉल्वेशन के भी अपने स्टेप्स हैं जिसमें हम गोल को रिव्यू करते हैं कि ये हमारे पास गोल थे। देन हम पेशेंट का डेटा कलेक्ट करते हैं आफ्टर इंटरवेंशंस। उस डेटा को हम अपने रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करते हैं कि अब मेरा ये गोल था कि मैं इस पेशेंट के फीवर को कम करूंगी, तो मैं अभी पेशेंट से जो है वो मैंने डेटा लिया, तो यानी कि वो मैंने उसका टेम्परेचर चेक किया, तो उसको जो है ना वो मैं डेटा के साथ कंपेयर करूंगी कि इस पेशेंट का अगर 102 टेम्परेचर था, 102 फ़ारेनहाइट इसका अगर टेम्परेचर था, तो अब अगर वो 100 पे आ गया होगा तो मैं कहूंगी कि माय गोल इज अचीव्ड। तो फिर क्या होगी, मतलब कि डेटा हमने कंपेयर कर लिया, वो गोल जो है वो हम देखेंगे कि गोल अचीव हुआ या नहीं हुआ, यानी कि जैसे मैंने कहा कि माय गोल इज अचीव, ठीक है। उसके बाद फिर हम वो डॉक्यूमेंटेशन लिखते हैं और इसी तरह ये जो प्रोसेस होता है ये कंटिन्यू होता है। और इसी के साथ हमारे पास नर्सिंग प्रोसेस, जो कि एक बहुत ह्यूज टॉपिक था और एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था, तो ये कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।